नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स का डिस्कशन अपन कर रहे थे। बहुत अच्छे टॉपिक चलते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है आपके साथ कि थ्योरी के साथ डेरिवेशन होता है और सारे के सारे थ्योरेटिकल डेरिवेशन, थ्योरी की मदद से डेरिवेशन कीजिएगा, तभी आपके प्रॉब्लम रहती है। पर डोंट वरी, हम है ना, पूरी क्लासेज अटेंड कर लीजिएगा। जो लॉजिक्स आपको बताएं वो लॉजिक्स आप पता रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी और जैसा आपको अच्छा लगे, जो भी मैटर अपन पढ़ रहे हैं जितना भी है वो सारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप इजीली विजिट करें और विजिट करने के बाद वहाँ से नोट्स लें और क्लास यहाँ से अटेंड करें। ठीक है, आज की जो क्लास होगी वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। वो जो एक चैप्टर था आपका वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिट फेस्ट का फर्स्ट वाला चैप्टर। ये सेकंड वाला चैप्टर शुरू होगा, जिसमें अब मैंने कहा था व्यतिकरण की स्टडी होगी आयाम के विभाजन के द्वारा, और उसका सबसे अच्छा सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टोक के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। उसके बारे में हम पूरी क्लास में डिस्कशन करेंगे। मैं आराम से चलूंगा, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन अच्छे से अपने को सीखना है, क्योंकि जब एक बार वेल एक्सप्लेन्ड ये फर्स्ट वाला टॉपिक आपके समझ आ जाएगा तो आगे के सारे टॉपिक इजीली समझ आएंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। मीन्स अपन जो स्टोक का नियम पढ़ रहे हैं या स्टोक के उत्क्रमणीयता का नियम जो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा कि व्यतिकरण की स्टडी होगी लेकिन आयाम के विभाजन के, मीन्स कोई प्रकाश किरण आएगी, वो कहाँ पे गिरेगी, गिरने के बाद उस प्रकाश किरण के आयाम में कुछ परिवर्तन होगा, उसकी स्टडी अपनी चलेगी। मैं हेडिंग पे चलता हूँ, आप अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करिएगा। मेरा पूरा बताने का रहेगा, कोई कोताही में नहीं बरतता। ठीक है, और यही पॉजिटिविटी है अपनी, आपकी भी है। आप भी सारी क्लासेस बैक टू बैक देख रहे हो और मैं भी अच्छे से अच्छा मैटर आप तक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फालतू बातें डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। कंटेंट पकड़ो, सॉल्यूशन आंसर, सॉल्यूशन आंसर, ऐसे चलना रहता है अपने को। क्योंकि यूट्यूब पे कोई बच्चा तभी आता है जब उसकी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो प्रॉब्लम यहाँ उसकी दूर हो जाती है। आई स्टडी पर पढ़ लीजिए, फिजिक्स अपने साथ नो प्रॉब्लम, अपना काम बनता। कोरोना के बाद नहीं आया था हमता, तभी खुश हैं हम सब, वरना पता नहीं कौन सी कुटिया में होते। ठीक है, अच्छे से समझना पूरे टॉपिक को, एकदम नया टॉपिक है आपके लिए। मैं ये टाइम आपको इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि नया टॉपिक है, आप अक्सर घबरा जाते हो। तो आप अपने अंदर वो नेचर डालिए कि हम इंसान हैं और हर एक इंसान का नया सीखने का नेचर होता है कि मैं कुछ नया सीखूं और मैं आपको नया सिखाऊंगा। मैं नहीं, स्टोक ने आपको सिखाया था स्टोक का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। पूरी क्लास मेरे साथ में अटेंड कर लीजिएगा। मैं टॉपिक पे चलता हूं, पूरी क्लास में से बाहर में कहीं नहीं जाऊंगा। आराम से पूरा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास आप करोगे। देखिए, स्टोक का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, कोई भारत का होता तो अपन भी मोहनलाल श्यामलाल के अनुसार ऐसे पढ़ते। अब करे क्या, पढ़ना पड़ेगा दूसरे को। ठीक है, प्राउड होता है अपने को, अपन भारत का पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्यार से पढ़ना। आपने दो नाम सुने हैं, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। वो बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो होता है सघन माध्यम, मैं कोई ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा दोनों में से। एक होता है अपने पास विरल माध्यम, और इनकी स्टडी जब अपवर्तन की घटना आप पढ़ने लगते हो तब थोड़ी होने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अपवर्तन में, परावर्तन में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी।
ठीक है, जैसे सुबह उठते हो और नहा धो के जिसमें देखते हो वहाँ परावर्तन की घटना हो जाती है, अपवर्तन कुछ अलग। मेरा सिखाने वाला मोटिव वो समझिए आप। अपन थोड़ा सा ऐसे रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि अपने पास ये कोई सरफेस, ठीक है, आपको पता है जहां पे भी प्रकाश की किरण डालते हैं वहां पर अभिलंब बनाना होता है। मैं कोई नियम वगैरह की बात नहीं कर रहा, सब जानते हो आप। मैं इधर से कोई प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे डालता हूं, जिस पॉइंट पे डाल ली वहां अभिलंब बनाई, ये प्रकाश की किरण यहां से निकल जाएगी। ये माध्यम फर्स्ट मेरे पास है और ये मेरे पास मीडियम सेकंड है। कुछ भी हो सकता है, जो आपको लेना आपकी मर्जी, मैं नहीं लेने वाला कुछ भी। चलो दूसरी स्टडी अपन ऐसे करते हैं कि एक दूसरा प्लेन हम लेते हैं जिस पर ये कोई रे हम डाल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे कोई नॉर्मल अपन ने खींच दिया, वही बात इसको अपन बोल सकते हैं मीडियम फर्स्ट, समझना पूरा। इसको हम बोल सकते हैं मीडियम सेकंड, ठीक। चलो अब बात यह है कि मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। मैं ये कहता हूं आपको, ये माध्यम तो सघन है और ये विरल है, ठीक है। उसी प्रकार ये तो विरल है, ये सघन। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, देखिए सघन है विरल, फर्स्ट की बात हो रही है, अलग अलग कर दो चाहे दोनों को। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, फर्स्ट पे नजर होनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब के नहीं, विलंब से दूर भागती है, ठीक है। मीन्स अभिलंब से क्या भागेगी, लॉजिक समझाएंगे, दूर भागेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, दैट्स ओके। ऐसा क्यों हुआ यार? आप कभी शायद रटा हुआ भूल जाते हो कि सघन से विरल में जा रही है, दूर भागती है, विरल से सघन में आ रही है, पास आती, क्यों ऐसा क्यों? सुनिए, दो बातें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। सघन जो माध्यम आपके पास होता है उसमें जो भी पदार्थ डाला हुआ, चाहे पानी आपको दिया गया है, कांच दिया गया है, वायु दी गई है, लेकिन वायु तो सघन नहीं होती, खैर विरल होती है। तो सघन कोई भी माध्यम आपको दिया गया है तो सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके कण पास पास होते हैं, जबकि विरल एक ऐसा माध्यम होता है जिसके कण दूर दूर होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से ये सिद्धांत निकलने वाला है पूरा, ठीक है। चलो, सघन माध्यम क्या है, कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक। यदि विरल माध्यम की बात है तो दूर दूर। अब समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से, मींस पास पास वाले माध्यम से दूर वाले माध्यम में आ रही है। तो देखिए इस माध्यम की तुलना में इस माध्यम के कण क्या है, दूर दूर है, तो तरंग को निकलने के लिए स्थान मिल जाता है, इसी कारण वो दूर भाग जाती है। समझ गए बात को? मींस जब सघन से विरल में जाएगा तो यहां पे क्या है, कण पास पास है, यहां कण क्या है, दूर दूर है, तो कण दूर दूर है। वही बात है, भीड़ अगर बहुत ज्यादा इकट्ठी है, आपको तेज निकलना है तो आप नहीं भाग सकते। भीड़ में यदि दूर दूर लोग खड़े तो आप आराम से बीच में से भाग सकते हो। यही पर्पज है कि सघन से विरल में जाते ही प्रकाश की किरण दूर भाग जाएगी और विरल से सघन, दूर दूर वाले परमाणु से जब पास पास वाले परमाणुओं के पास में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि इसको यहां भागने के लिए उतना स्थान नहीं मिलेगा जितना स्थान यहां मिल रहा था। दैट्स ओके। चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, जहां पे भी बात होगी अपनी परावर्तन, परावर्तन अपवर्तन नहीं, मैं एक वर्ड लिखता हूं पारगमन, ट्रांसपेरेंट, नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मींस पारगमन को आप किससे, टी से डिनोट करोगे। जहां पे भी पारगमन की बात आएगी टी से। अब होगा क्या वो सुनिए। जो प्रकाश की किरण हमारे पास आ रही है, इस प्रकाश की किरण का हम कोई ना कोई आयाम लेंगे
उस आयाम को, क्योंकि कौन सा टॉपिक है, व्यतिकरण आयाम के विभाजन द्वारा, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से अपन ये नहीं कह सकते तरंगागर आ रहे हैं और तरंगागर इस बिंदु तक पहुंचने के बाद यहां कोई घटना घटित होगी, नहीं, आयाम के विभाजन द्वारा कौन बताता है, स्टोक बताता है। मीन्स ये कोई प्रकाश किरण है जिसका कोई ना कोई आपके पास में आयाम रहेगा। जब ये आयाम में कोई चेंजमेंट अपने पास में अपने को नजर आएगा, तब अपन जिस व्यतिकरण की स्टडी करेंगे उसे आयाम के विभाजन के द्वारा व्यतिकरण बोलेंगे। इस डायग्राम को मैं उधर लेके चलता हूं और थोड़ा और आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से यहां आयाम का विभाजन होगा। समझने की आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। शायद ये लॉजिक आपके क्लियर है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्यों पास आती है, क्यों दूर भाग जाती है। देखिए, वापस हम यूं करते हैं कि अपने पास ये कोई रेफरेंस पॉइंट रहेगा, कोई प्रकाश की किरण इधर से हमने यहां डाल दी, ठीक है, नॉर्मल खींचना होता है, खींच दिया। ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पे गिरी, गिरने के बाद इस तरफ चली आई। जरूरी थोड़ी, अपने पिताजी का राज थोड़ी ना है कि ये प्रकाश की किरण है वो इस पॉइंट पे आई, जिसको अपन ओ पॉइंट दे देते हैं। इस पर आने के बाद इसको यदि ए दे अपन, इसको यदि बी दे, कि ए ओ डायरेक्शन से कोई प्रकाश की किरण आई है वो ओ बी में ही जाएगी, अपने पिताजी का राज थोड़ी ना है जी। अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं, क्यों इधर पूरी, हाँ थोड़ी बहुत उधर चलेगी तो कुछ तो इधर भी तो आएगी, इसको हम सी दे देते हैं, मीन्स कुछ ओसी की दिशा में भी निकलेगी। बस यही पकड़ना है आपको। स्टोक ने आपको यही पकड़ने के लिए बोला है कि प्रकाश की किरण जब आ रही है तो जरूरी नहीं है वो एक इसी दिशा में चलेगी, वो इस दिशा में भी आ सकती है। अब ऐसा नहीं है आप इसी को बोलने लगे जो कि स्टोक का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जी नहीं। अब समझो यहां कॉन्सेप्ट, जो प्रकाश की किरण वहां से आ रही है, यदि इस प्रकाश की किरण का आयाम क्या होता, ए होता। देखो, ए आयाम की कोई प्रकाश की किरण ओ बिंदु पर पहुंची, ओ से इस तरफ यदि भाग रही है तो देखिए एक ही माध्यम से आ रही है, एक ही माध्यम से जा रही है। कौन सी घटना घटित हो रही है, परावर्तन। परावर्तन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, नहीं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन को अपन आर से डिनोट करेंगे। मीन्स ये जो प्रकाश की तरंग इधर जा रही है इसमें परावर्तन हो रहा है, मीन्स रिफ्लेक्शन की टर्म क्या आ रही है, आर आ रही है। ये आपको समझना रहता है, ठीक। उसी प्रकार इस बिंदु ओ से इस दिशा में यदि ये आ रही है तो देखियो क्या किया इसने, ये जो सतह है इसके पास थी, इस सतह को इसने पार किया। सतह को पार करते ही एक वर्ड आएगा जिसको आप बोलोगे पारगमन, ठीक है। और पारगमन को किससे दर्शाओगे आप, टी से। ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो इसको, जैसा कि मैंने पहले कहा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट ही होता है। टी बोल सकते हो, मीन्स यहां से ये पारगमित हो गई। पारगमित हो गई तो किसकी घटना हो गई, ट्रांसपेरेंट की घटना हो गई। दैट्स ओके, इतना क्लियर है। अब आने वाला है, जब कहां पर ऐसी घटना घटित हो कि प्रकाश की किरण यहां पे पड़ी, इधर चली गई, इधर, अरे खुद से देखिए तरंग का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तरंग का विभाजन हुआ तो तरंग कितने आयाम की थी, ए आयाम की तरंग अपने पास में थी। यदि ए आयाम की तरंग आपके पास में है तो उसका विभाजन दो तरीके से हो गया, एक तो यहां आर से, दूसरा यहां टी से। मीन्स यहां पर इसका आयाम कितना बचेगा, क्या हुआ है, आर। आयाम था कितना, ए, ये कितना रह गया, ए आर। मीन्स इस ए आयाम में से ए आर आयाम तो इधर चला गया, मल्टीपल करना होता है, और 80 आयाम किधर आ चुका, इस तरफ आ चुका। समझ आई बात। अब स्टोक का नियम आप बोल सकते हैं इसको, कि कोई भी प्रकाश की किरण आ रही थी, दो भागों में जब ये विभाजित हो गई, विभाजित होने के बाद रिफ्लेक्शन के साथ में कौन मल्टीपल हो गया, आयाम। ट्रांसमिटेड के साथ में कौन सा हो गया, ए। ट्रांसमिटेड बोलोगे पारगमन को, कौन सा मल्टीपल हो गया, 80 मल्टीपल हो गया। तो ये तरीका होता है कि कोई भी तरंग आपको दी जाती है, उस तरंग के आयाम को विभाजित करने का। समझ आई बात। और ये जो नियम अपन ने पढ़ा है वही क्या है, स्टोक का उत्क्रमणीयता का नियम। अब यहां से हम डेरिवेशन भी निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है, इजीली अपन क्लियर कर लेंगे। अब देखो मैं आपको एक डायग्राम और देता हूं, उस डायग्राम से आपको समझना है कि यहां पर क्या होगा। तरीका मैंने बता दिया, लॉजिक जो है वो मैंने बता दिया, आयाम को अलग अलग कर दो, बस काम खत्म। जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है आर ले लो, जहां ट्रांसमिशन हो रहा है वहां टी ले लो, मीन्स ट्रांसमिटेड हो रही है तो वहां टी। यहां पर आप अपवर्तन नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इस सतह को ये पार कर जाएगी। दैट्स ओके, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। समझना जरूरी रहता है। अब देखिए ये टॉपिक पता नहीं आप बुक से पढ़ते हो आपके समझ आता है कि नहीं, लेकिन मेरी पूरी क्लास आप देख लो, आपके कहाँ कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जहां आपके कोई प्रॉब्लम रह जाए। अब हम क्या करते हैं, आपको एक डायग्राम दे देते हैं और उस डायग्राम की मदद से आपको सॉल्यूशन करना। कैसे जी, ये हम कोई रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, ये हमारे पास कोई पॉइंट ओ जिस पर हमने कोई अभिलंब बना दिया। हमने आपको कहा यहां से एक रे हमने डाल ली है और इसकी वैल्यू क्या है, ए आर, ठीक है। यहां से दूसरी रे हमने डाल दी है जिसकी वैल्यू क्या है, 80। ये रे देखिए, ये जो रे आ रही है ये रे इधर आ सकती है। देखिए मैं इसको क्या ले रहा हूं, एरो, इसको मैं एरो डैश, तो एरो डैश इधर आ रही है, एरो, तो इसको ओ पॉइंट थोड़ा समझिएगा। पहले इसकी बात करो, इसको यदि मैं ए दे दूं, जब यहां से मैंने एक तरंग ली है या फिर कोई प्रकाश की किरण ली है, ओ बिंदु पे आई, यहां आने के बाद या तो ये इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है। ये जो प्रकाश की किरण वो इधर भी तो आ सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। फिर क्या किया, इधर से एक प्रकाश की किरण ली, इधर चली गई, ये जो प्रकाश की किरण है वो इधर भी तो आ सकती है, ये लो इस तरफ आ गई, मीन्स ये एरो डैश है मेरे पास और ये क्या है, एरो। अब यहां से आपको स्टोक का नियम लगाना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार से रे आपस में जाती रहेगी, निकालना है आपको। इजीली निकाल सकते हो, कोई ज्यादा महाभारत नहीं होगी। तरीका बताया था वो याद रखो, जहां पर आप परावर्तन देखने लगो वहां पे तो आर ले लो, और जहां आप पारगमन देखने लगो वहां आप टी ले लो। और एक खास बात और बता दें, यदि एक आर आपके पास पहले से है तो फिर आगे यदि आर की और टर्म आए तो उसको आप आर डैश ले लो, टी की यदि और टर्म आए उसको आप टी डैश ले लो, ठीक है जी, इतना काम हुआ। अब मैं चलता हूं सिस्टमेटिक, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ए ओ, इसको मैं बी दे देता हूं। सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं, बी से मैं ओ पर पहुंचा, मीन्स बी ओ रे आ रही थी, ये ओ पॉइंट पे गिरी, गिरने के बाद किस तरफ निकल गई, ओ सी की तरफ निकल गई। यदि ये ओ सी की तरफ जा रही है तरंग, तो इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, पारगमन नहीं हुआ क्या, पार कर गई इसको। तो पारगमन के लिए क्या लेते हैं, टी। इनिशियल में मैंने क्या दे रखा है, 80 तो इसका आयाम है, पारगमन हो गया तो क्या आ गया साथ में, डैश वाली वैल्यू भी आ गई, मीन्स 80 टी डैश। समझ आ रही है बात। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है वो भी देखिए, यहां से 80 आ रहा है, इसी रे की बात हो रही है अभी, 80 आया इस पॉइंट पे, इधर निकलने वाला देख लिया, इधर आ रहा है कौन सी घटना, परावर्तन। परावर्तन के लिए क्या लेते हैं, आर लेते हैं। आर मेरा पहले लिया हुआ है, मैं क्या ले लेता हूं, आर डैश ले लेता हूं, ये लो 80 साथ में क्या है, आर डैश। हार्ड है क्या ये, आसान है बिल्कुल। जो बात मैंने बी रे की है वो खुद से करो, मेरे को तो बताना ही है, आप खुद से ए रे के लिए करने लगो कि ए के लिए किस प्रकार की वैल्यू हमें मिलने लगेगी, कोशिश करो निकालने की। देखो अब मैच कर लो, ए से रे ओ बिंदु पे आई, इसके पास भी ऑप्शन है। देखिए ये एरो में यहां लगाता हूं, मीन्स ये रे आ रही है, डैश वाली तो चली गई, डैश लगाया हुआ है। यहां पे गिरने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ परावर्तन। परावर्तन के लिए क्या लेते हैं, आर लेते हैं। क्या आ रहा है यहां से, ए आर, ये लो ए आर तो यहां से आ रहा है और साथ में आर पहले आ चुका, दूसरा आर हमें लेना है, क्या ले लो,
आर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए आर आर डैश। आप कभी कमेंट भी करते हो सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, ए टी टी डैश। ठीक है, ये रे आई, इधर जाने वाली बात कर ली। अब कौन सी कर ले, इधर आने वाली बात कर ले। तो देखो क्या आ रहा है, ए आर इस पॉइंट तक पहुंचा, इस तरफ आएगी ये रे, क्या हो गया, पारगमन। क्या लेते हैं, टी। क्या इसमें टी प्रेजेंट है, जी नहीं। क्या ले लो, ए आर, लेकिन टी अपन ने यहां ले रखा है तो अपने को क्या लेना होगा, टी डैश। मीन्स यहां ये जो रे आ रही है इसका आयाम क्या हो जाएगा, ए आर टी डैश। देखिए ए आर आयाम वाली तरंग थी, उसका भी विभाजन हो रहा है, मीन्स आयाम का विभाजन यहां पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन क्या कर सकते हैं, इतना शायद समझ पाए होंगे। मैं चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि बच्चे की अब भी कोई दिक्कत होगी। कोई यहां से नहीं समझना, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, यहां से आपको समझना है कि जब भी कोई रे ए आयाम की आती है तो जहां पर परावर्तन हो रहा है उस परावर्तन फैक्टर से आप मल्टीपल कर दो आयाम को। यदि पारगमन हो रहा है तो पारगमन फैक्टर से टे को मल्टीपल कर। ओके, यहां मैंने छोटा एग्जांपल ले लिया था। क्या मैंने आपको, एक तो ये रे दी जिसका ए आर था आयाम, दूसरी ये रे दी जिसका 80 आयाम था। ये ए आर ओ बिंदु पर आने के बाद सी डायरेक्शन में जा सकती है, तो सी में जाएगी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, नहीं सॉरी परावर्तन होगा। तो परावर्तन के लिए ए आर पहले से था, क्या ले लिया, आर, दैट्स ओके। दूसरी बात, ये रे इस दिशा में आ सकती है, ए आर मेरे पास पहले से था, यहां से आगे में निकला तो ए आर आ रहा था, यहाँ टी ही लेना होगा, यहाँ टी है तो यहाँ क्या लेना होगा, ए आर टी ही आपको लेना होगा, क्योंकि इसके अंदर जब टी आ जाए तब अपने को नेक्स्ट वाला लेना होता है। मीन्स दो साथ साथ आपको ना तो टी लिखने होते, दो साथ साथ ना आपको आर लिखने होते। यदि दो साथ साथ टी आते हैं तो एक को टी मानोगे, दूसरे को डैश मानोगे। इसी प्रकार आर आते हैं तो एक को आर मानोगे, दूसरे को आर। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, समझ, और तरीका भी है और आयाम निकालने का मेथड है। समझ पाए होंगे क्या लिखा है मैंने। ठीक है, अब शायद आपके क्लियर होगा। अब यहीं से ये जो नियम अपन ने पढ़ा है ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ही है। यहां से अपन एक लॉजिक निकाल लेंगे और उसका एक एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, आगे अपन फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अब हम इसका हल्का सा जब डेरिवेशन निकाले तो कैसे निकालोगे, आने वाली बराबर जाने वाली के रूप में लेओगे। पर समझो थोड़ा सा, शायद समझ आ चुका होगा आपके कि क्या स्टोक के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। देखिए ध्यान से, इसको मैं एम नाम दे देता हूं, इसको एम, थ्योरेटिकल डेरिवेशन है पूरा। एम एन जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इस एम एन सरफेस के ऊपर की तरफ चलो आप। मीन्स जो एम एन सरफेस मेरे पास में है, इसके जब मैं ऊपर चलूं तो ऊपर चलेंगे तो यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आयाम क्या ले लेते हैं इसका, ए के रेस्पेक्ट में लेना होता है, सिर्फ ए के रेस्पेक्ट में लेंगे। यदि बी के रेस्पेक्ट में लेते हो तो सिर्फ ए के रेस्पेक्ट में, दोनों में से लेना है। ठीक है, हम ए के रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं। तो ऊपर जब हम चले तो आयाम की टर्म हमारे पास ए टी टी डैश, ओके। दूसरी टर्म क्या है, ए आर आर डैश, दैट्स ओके। यहां से जो तरंग आएगी उसका आयाम कोई ए आयाम होगा, मींस किसके बराबर होगा, इन दोनों का एडिशन, ए टी टी डैश, क्योंकि फाइनली जो आयाम विभक्त हुआ है वो आयाम इसके बराबर तो होना ही है। ठीक है, तो ए टी टी डैश प्लस ए आर आर डैश क्या हो गया, ए के इक्विवेलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तो एम एन के ऊपर की बात थी, अब मैं चलता हूं एम एन के नीचे। चलो, इसी रे की स्टडी करनी है आपको एम एन के नीचे। तो देखिए ये रे इस तरफ गुजर रही थी तो यहां वैल्यू ए आर टी और ए टी आर डैश आ रही है। इसका मीनिंग क्या है, वहां से चलो, एक वैल्यू तो हमारे पास है ए आर टी, ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास ए आर डैश टी।
इक्वल टू, इसको आपको क्या लेना होता है 0, क्योंकि पूरा का पूरा आयाम यहां पे कंसीडर करना है, नीचे वाले को आपको 0 लेना। नीचे से चलो तो पूरा आयाम यहां कंसीडर करोगे, ऊपर वाला 0। लेकिन स्टोक ने यही लेके अपना सिद्धांत बताया, तो अपनी पॉसिबिलिटी भी है कि अपन ये लेके ही सिद्धांत बताए। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 यही तरीका रहेगा इस पूरे चैप्टर में। समीकरण 1 से क्या हो सकता है, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा अपने को, टी डेज प्लस आर डेज, किसके इक्विवेलेंट, 1 के इक्विवेलेंट। इसी प्रकार आर टी प्लस आर डेज किसके इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन, ये फॉर्मूले हैं जो आगे सीधे काम में आएंगे। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अपन बोल सकते हैं। देखिए अब क्या होगा कि यहां पर जो आर आ रहा था उसकी, यदि अपन कुछ ऐसा कहें, देखो इफ यदि आर किसके बराबर होता, आर डैश के बराबर होता, तो देखो क्या मिलता, टी 3 से टी डैश प्लस यहां क्या हो गया आर स्क्वायर, किसके बराबर, 1 के बराबर। यहां से वैल्यू निकालो टी डैश की, तो क्या हुआ 1 माइनस आर स्क्वायर। फॉर्मूले देख लेना सारे। यहां से देखो टी इसके पास है, टी इसके पास है। अब अपन कर रहे हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से दोनों में से टी हटा दो तो आर प्लस आर डैश, तो आर क्या हो गया, मीन्स जब आर और आर डैश रिफ्लेक्शन होगा तो आपस में नेगेटिव साइन होगा, और टी डैश की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 माइनस आर स्क्वायर लेके चलोगे। ठीक है जी, यही स्टोक के नियम है। मीन्स अपन बोल सकते हैं इसको समीकरण 5 बोल सकते हैं, इसको समीकरण 6। समीकरण 5 व 6 स्टोक के नियम के समीकरण है, स्टोक के उत्क्रमणीयता के नियम के समीकरण है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको और बताता हूं, हो चुका आपका काम। ये जो अपन ने r इक्वल टू आर डैश लेके फॉर्मूला निकाला है, यहां पर यदि आप t किसके बराबर कर दो, t डैश के बराबर, तो आपको वैल्यू क्या निकलेगी, टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा सुंदर लिखोगे तो टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है इस फॉर्मूले से कि ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू 1 होती है। मीन्स जो किसी आयाम की तरंग आ रही है किसी बिंदु पर, तो उसका आयाम का विभाजन हो जाता है, लेकिन उसमें लॉसेस अपन नहीं करते। मीन्स उसमें किसी प्रकार का लॉसेस नहीं होता। तभी ये रिजल्ट निकल रहा है कि ट्रांसमिशन पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट प्लस रिफ्लेक्टिव पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वांटम फिजिक्स आप बीएससी 3rd ईयर में पढ़ोगे, बहुत काम आने वाला है। ये भी स्टोक के नियम से ही निकाला जाता है। तो ये था जी स्टोक का नियम। तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे, स्टोक के नियम के अनुसार किसी भी, शायद मैंने बताया नहीं है स्टेटमेंट, लास्ट में बता देते हैं। स्टोक के नियमानुसार किसी भी प्रकाश किरण के आयाम को विभाजित किया जा सकता है जब उसमें परावर्तन तथा पारगमन की घटना होती है। और किस प्रकार से विभाजित करोगे, फॉर्मूला इक्वेशन 5, फॉर्मूला इक्वेशन 6। ये भी कहेंगे कि पारगमन और परावर्तन का स्क्वायर 1 के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स यहाँ आयाम में जब कोई लॉसेस नहीं होता है। तो ये है मेरे डियर स्टोक का उत्क्रमणीयता का नियम। एकदम से नया था आपके लिए, लेकिन एक लॉजिक आपको हमने बताया था, उसी लॉजिक से जब आप चलोगे तो बहुत इजीली आप पढ़ पाओगे। ठीक है, समझ भी पूरा पाओगे। अब आगे अपन पढ़ेंगे पतली फिल्मों में व्यक्तिकरण, पूरा यही लॉजिक काम में आने वाला। ठीक है, उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ बने हो, क्लासेस प्रॉपरली आप अटेंड कर रहे हो। यदि क्लासेस देख रहे हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब है जिनसे हम मोटिवेट होते हैं और इससे भी शानदार और बेहतर क्लास आप तक लाने का पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू।